अगर कोई कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। और ये बात सैम मानेकशॉ ने कही थी। फील्ड मार्शल सैम होरमुज जी, जमशेद जी, फ्रैम जी, मानेकशॉ, मिलिट्री क्रॉस। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात यह भी है कि मैंने उनका इंटरव्यू किया था जब 1971 वॉर की सिल्वर जुबली हुई थी, और वैसे ही गर्व की अनुभूति मुझे आज हो रही है जब सैम मानेकशॉ हमारे साथ हैं, उनकी भूमिका निभा रहे विकी कौशल हमारे साथ है। कैसे हैं आप सब दिल्ली वालों? दिल्ली में जितना जोश दिखता है ना वो कहीं और नहीं दिखता। इट्स अमेजिंग। और अभी तक जितने शहर अभी तक घूम के आए हैं, मैं आई बीन ऑलवेज बीन एक्साइटेड कि दिल्ली कब जाने मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में ये जो स्वागत होता है ना, ये जो प्यार मिलता है वो कहीं नहीं मिलता यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय सर। ये मेरा प्रश्न था, आपने ले लिया। हमारे साथ मेघना गुलजार भी है, लेखिका भी हैं और इस फिल्म की निर्देशक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका उत्साह देख के बहुत ही खुशी होती है। और फिल्म 5 दिन दूर है और जो नर्वसनेस है वो थोड़ी सी इस वक्त कम हो गई है, क्योंकि आप सबका एक्साइटमेंट देखे वो थोड़ा सा नर्वसनेस कम हो गई है। उससे ज़्यादा इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस टू बी सिटिंग हियर विद सर हु इज़ अ वेटरन ऑफ द 71 वॉर। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा हमारी खुशनसीबी है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ब्रिगेडियर त्रिगुणेश मुखर्जी हैं। ब्रिगेडियर मुखर्जी 1971 वॉर के वेटरन भी हैं, हीरो भी हैं, और सैम 1971 का युद्ध शुरू होने से पहले ही यह बांग्लादेश जो अब बना है या उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, जो पहली कुछ पलटने अंदर गई थी या ब्रिगेड्स अंदर गई थी, उसका भाग थे ब्रिगेडियर मुखर्जी एज ए यंग आर्मी कैप्टन। जब मैंने 1996 में सिल्वर जुबली थी या सिल्वर या एनिवर्सरी 1971 वॉर का 25 वर्ष हुए थे 1996 में, जब मैंने इंटरव्यू किया था फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को, आई हैड गूज बम्प्स। टुडे आई हैव गूज बम्प्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सैम मानेकशॉ। फॉर मी एज अ रिपोर्टर इट वाज अ हाई पॉइंट इन माय करियर देन। लेकिन आपके लिए सैम मानेकशॉ की भूमिका निभाना, जब पहली बार आपको मेघना ने बताया, तो व्हाट वेंट थ्रू योर हार्ट? आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए एक ऐसा रोल मिलना ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हु लेफ्ट बिहाइंड सच अ लेगेसी, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और एक ऐसी भूमिका है जो रोज मुझे नर्वस करती थी, जो रोज मुझे डराती थी, और आज तक मैं नर्वस हूं कि क्या मैं उसे सचमुच जी पाया या नहीं जी पाया। जो आप सब लोग बताएंगे जब 1 तारीख को फिल्म आएगी। पर इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट साथ ही साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक ऐसे जीवन को निभाना जिन्होंने 40 साल इंडियन आर्मी को दिए हो, 5 जंग लड़ी हो जिसके हिस्सा बने थे वो, और कई ऐसे किस्से हैं उनके जीवन में विच मेक्स हिम अ ग्रेट आर्मी ऑफिसर, अ ग्रेट फादर, अ ग्रेट हस्बैंड, अ ग्रेट सन। और उनसे इतनी प्रेरणा मुझे मिली, इतनी इंस्पिरेशन मिली, इतना कुछ सीखने को मिला, विच आई फील टुडे बिकॉज ऑफ प्लेइंग सैम मानेकशॉ सर, I am not just a better actor, but I feel I'm a better human being today. So it's a huge responsibility. What a beautiful thing to say. और ये मैं आपको बता सकता हूं, जिन के जीवन को सैम मानेकशॉ ने छुआ, उसको प्रभावित किया और बहुत पॉजिटिवली प्रभावित किया। खैर मुझसे ज्यादा तो ब्रिगेडियर मुखर्जी ये हमें बता पाएंगे, लेकिन मेघना जी, हाउ डिड यू इवन थिंक कि सैम मानेकशॉ पर एक मूवी बनाएंगे? आपके मन में ये विचार आया कैसे और आप इस पे आगे कैसे बढ़ी? ये विचार मेरे पास आया मेरे प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला की वजह से। जो फील्ड मार्शल हैं वो उनकी वाइफ की फैमिली से रिलेटेड हैं, और फैमिली में चर्चा हो रही थी कि उनके ऊपर कहानी बननी चाहिए।
इसमें मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ कि उस वक्त रॉनी के जहन में मेरा नाम आया कि वो ये कहानी मेरे पास लेके आए कि आप इनके ऊपर फिल्म बनाना चाहेंगे कि नहीं. मुझे मतलब एक सेकंड का एक फ्रैक्शन भी नहीं लगा उस सवाल का जवाब हाँ देने में. तो सब लोग हाउस द जोश तो पूछ ही रहे हैं सर, लेकिन सैम मानेकशॉ, आपकी उनसे सबसे पहली बार मुलाकात कब हुई? और 1971 की अगर हम बात करें, आप यू वर ए यंग कैप्टन G3, सैम मानेकशॉ की क्या भूमिका थी आपके जीवन में? जब पहले दफे हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को देखा, दैट वाज 1967. 1967 हम एक कोर्स कर रहे थे. 1967 में हम कोर्स कर रहे थे, तो सैम सर हमको एड्रेस करने आए. हम तो बिल्कुल ऑ में थे, मतलब मुंह खुली रह गई थी, बिकॉज ही वॉज सच अ कैरेक्टर, सच अ पर्सनैलिटी. और हमारा उस टाइम पे 1-1.5 साल का नौकरी था. बट ऑ से ये एडमिरेशन में चेंज हुआ. जैसे हम थोड़ा सीनियर होते गए, थोड़ा समझदार होते गए, ऑ से इट बिकेम एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट. और उसके बाद जैसे और जानकारी हुई, वी बिकेम फॉन्ड ऑफ हिम. हम ये देखते थे कहाँ मौका लगे कि सर से मुलाकात हो जाए. सो दैट इज 67. एंड आफ्टर दैट वी मेड अ लॉट ऑफ इंटरैक्शंस, क्योंकि उनकी गम्शन थी. 71 में इतनी क्लियरली सोचना कि ये तकलीफ़ें आ सकती है, क्लियरली पिक्चराइज करना और पॉलिटिशियंस को इसमें इंटरफियर ना करने देना, आई थिंक वाज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू 71. और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे. 71 में तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी इस देश के इतिहास में 1947 ऑनवर्ड्स या सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑनवर्ड्स. लेकिन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. आपको जब बोला गया आपको सैम मानेकशॉ करना है, सैम मानेकशॉ का ना एक स्वैगर था, द वे ही वॉक्ड, द वे ही स्टूड, द वे ही टॉक्ड. आपने अपने आप को ढाला कैसे उस भूमिका में? तो मुझे याद है जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी मेरी और मेघना की, शी जस्ट गिव मी वन लाइन ब्रीफ अबाउट सैम मानेकशॉ सर. मेरे पास जितनी जानकारी थी वो ये थी कि ऑफ कोर्स द 1971 वॉर, वो पहले फील्ड मार्शल थे और आर्मी चीफ थे जब 71 की वॉर हुई. और मेरे पापा मम्मी पंजाब से हैं, उन्होंने 71 की लड़ाई पंजाब में बहुत क्लोजली देखी है, तो उनसे मैंने बहुत किस्से सुने थे. when I met her, she only said they don't make men like him anymore. And I was floored, and मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़नी, मुझे ये करना है. एंड बहरहाल हमारी जब जर्नी शुरू हुई तो रिसर्च इसमें बहुत ज़रूरी थी कि लाइक जैसे आपने कहा कि वो कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे. तो इसमें ट्रिकी पार्ट ये था कि हमने इस फिल्म में दर्शाए हैं उनके 40 साल जो उन्होंने सर्विस में दिए हैं. जितने उनके इंटरव्यूज हैं, जितने उनके वीडियोस हैं इंटरनेट पे, वो सारे तब हैं जब वो पोस्ट रिटायरमेंट थे, जब वो 75 ईयर्स ओल्ड थे, 80 ईयर्स ओल्ड थे. तो उससे ये समझना कि वो अपनी जवानी में कैसे चलते होंगे, बात करते होंगे, उसका कोई रेफरेंस नहीं था. तो मेरी रेफरेंस मेघना ही बनी, क्योंकि इन्होंने कई सालों की रिसर्च की हुई थी. जितने वीडियोस हो सकते थे, जितने इंटरव्यूज हो सकते थे, बुक्स हो सकते थे, उनके परिवार वालों से इंटरैक्ट किया बहुत ज़्यादा. तो तकरीबन 3-4 महीने के काम के बाद रोज़ रियाज की तरह वो वॉक अडेप्ट करना, वो टोनैलिटी को अडेप्ट करना, क्योंकि इस रोल में कहीं भी मेरी आवाज़ या मेरी चाल नहीं झलक सकती थी. तो उस पर काफ़ी मेहनत गई. एंड इसमें आई हैव टू जस्ट से दैट मेघना के बिना वो नहीं होता. इन्होंने लिटरली मेरा हाथ पकड़ा है और हर कदम पे मुझे बताती गई कि क्या करना है. बिफोर आई कम टू मेघना, कैन आई रिक्वेस्ट यू, सैम का वॉक करने का स्टाइल, सैम मानेकशॉ का वॉक करने का स्टाइल बहुत यूनिक था. मतलब वो जो स्वैगर होता है ना, उस जमाने के जो यंग आर्मी ऑफिसर्स थे वो उसी तरह वॉक करने की कोशिश भी करते थे. मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मेरे फादर भी उनमें से एक थे. सर वो आप करके दिखा सकते हैं हमको दैट टिपिकल सैम वॉक? देखिए मैं कोशिश करता हूं, पर इस पे जज मत कीजिएगा, अच्छा काम फिल्म में है, ठीक है. पर मैं कोशिश करता हूं. तो जो मैं वहां से एंट्री करता हूं, डायरेक्टर साहब ने बोला एंट्री करके आओ,
तो उनका जो गेट था, आप एक्शन बोलोगे? ओके, फिर लाइन भी बोलूंगा, ठीक है? फिर डायलॉग भी बोल देना साथ में. So, Meghna, you say action and I'll try. All right, and we are set. Action. There will be no more withdrawals. Sam is here. I promise you, picture में इससे better है. और ये जो लाइन है, Close up लगाओ यहाँ. व्हाट अ लाइन. लेकिन इस लाइन का सेना के इतिहास में बहुत महत्व है. पहले मेघना और फिर ब्रिगेडियर मुखर्जी. इस लाइन का महत्व, देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स. ये लाइन उस वक्त की है जहां दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हुई थी. उस वक्त फील्ड मार्शल मेजर जनरल थे और वो 1962 के वॉर में हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो डीएसएससी में कमांडेंट थे और कई वजहों से उनकी आगे की प्रमोशन नहीं हुई थी. जब 62 के वॉर में हमारी बुरी तरह से हार हुई और कई कमांड पोस्ट में चेंजेस किए गए, तो 4 कोर का कमांड फील्ड मार्शल मानेकशॉ को, उस वक्त जो मेजर जनरल थे, उनको दिया गया. सो ये वाक्य उनकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि उनको एज अ चेंज ऑफ कमांड उनको 4 कोर दिया गया. जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ जो उनके जवान हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनका मोराल बहुत ही लो था क्योंकि उनकी तैयारी सही से नहीं की गई थी, उनको मोटिवेट सही तरह से नहीं किया गया था और वो हार चुके थे. उनका ये मानना था कि अगर वो अपने ट्रूप्स को सही तरह से मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो आर्मी तक छोड़ने के लिए उनके जवान तैयार थे. तो तब उन्होंने ये बात कही कि आज के बाद, अब मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ, आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान, आगे बोलो, मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा. ब्रिगेडियर मुखर्जी, 1962 की ये बात, लेकिन अगर इतिहास के कुछ और पन्ने पलट के देखें, 1947 में भी कश्मीर आज हमारा है. Sam Manekshaw had a role to play in that, sir. Very true. This is what we have heard firsthand, including from the Field Marshal. जब Maharaja was not signing the accession, so V.P. Menon, Sam Manekshaw went to Nehru, and Sardar Patel asked Nehru, "Do you want Kashmir? If you want Kashmir, then they have to go." जब तक नेहरू तब तक सोच रहे थे, तब तक सरदार पटेल turned around and told Manekshaw, "You've got your orders, go." And that saved us. So एक एयरक्राफ्ट लेड ऑन था उनके लिए, श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे एंड इतिहास बिल्कुल ही चेंज हो गया. तो ये थी सैम बहादुर की भूमिका हमारे देश के इतिहास में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन विकी, उससे पहले आपने जो भूमिका निभाई है एक ऐसे व्यक्ति की, लार्जर देन लाइफ, और व्हेन ही वाज अ यंग ऑफिसर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शॉट इन द स्टमक इन द बैटल ऑफ बर्मा, 9 गोलियां लगी थी पेट में, रिटन ऑफ, सबने बोल दिया था ये बचेंगे नहीं. वो भूमिका और फील्ड मार्शल की भूमिका 3 घंटों में कैसे? आई थिंक इट्स ये सवाल ज्यादा डायरेक्टर के लिए है, दोनों के लिए एक्चुअली. आपने वो एक्ट कैसे किया और आपने वो डायरेक्ट कैसे किया? आई थिंक मैं इनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता गया. जिस सिचुएशन में हम मतलब सैम सर को बिलीव, लाइक, एंड इट्स ऑल फैक्चुअल, जो भी वो सिचुएशन में थे, आई वाज ट्राइंग टू ओनली डू इट इमोशनली, जो सोच कर कि ये उस समय पे ये इमोशनली फील कर रहे होंगे. जैसे आपने ये कहानी बताई कि 9 गोलियां लगकर भी, एंड इट्स एन एनेक्डोट अवेलेबल ऑनलाइन, कि तब भी जब डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, वो कह रहे हैं कुछ नहीं, बस एक खच्चर ने लात मार दी.
अब एक ऐसा इंसान जो 9 गोलियां पेट में होते हुए भी कह रहा है कि अगर मैं जाऊंगा तो जोक सुना के जाऊंगा, यू नो दैट स्पिरिट टू क्रिएट ऑन स्क्रीन इज, I don't know if it's possible. We have tried our best and we really have our fingers crossed कि लोगों को ये लगे कि अच्छी लगे बुरी लगे is a different story, but we really hope and pray कि लोगों को लगे कि एक fitting tribute was given to a man of the stature of Field Marshal Sam Manekshaw. Absolutely. लेकिन वो जो प्रश्न जो आपकी दिशा में आ रहा है, एक 20 साल के नौजवान की पेट में 9 गोलियां लगी हैं, सर्वाइवर, और 60 साल का फील्ड मार्शल, पूरे देश के लिए एक मिसाल। 3 घंटे में कैसे आपने कैद किया? एक्चुअली सबसे बड़ी सहूलियत हमको ये मिली कि जो 20 साल के सैम HFJ मानेकशॉ थे, जो IMA में थे, और जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, उनकी जो मूल कोर स्पिरिट थी वो सेम थी शुरू से लेके एंड तक। सो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक रोड मैप बना हुआ था। अब राइटर के तौर पे हमको ग्रीड यही होती है कि सब चीज़ें दिखानी है फिल्म में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भरी है इंस्पिरेशनल इंसिडेंट्स और वाक्यों से, तो छोड़ना कुछ नहीं था। तो हमने बहुत मेहनत राइटिंग पे की कि हम किस तरह से सीन्स को पिरोएं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, उनके इंसिडेंट्स, उनकी ज़िंदगी के माइलस्टोन्स हम सीन्स में ढाल सकें, ताकि हम एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जीवन की कहानी हम दिखा सके, ना कि उनकी ज़िंदगी का कोई एक चैप्टर या कोई एक फेज। मकसद यही था कि अगर करेंगे तो पूरी ज़िंदगी दिखाएंगे और अच्छे से दिखाएंगे। तो कोशिश यही की है। आई होप कि जब ऑडियंस देखे तो उनको भी यही लगे। मतलब वैसे कहते हैं कि ट्रेलर से नहीं पता चलता, लेकिन ट्रेलर तो लाजवाब है, अनडाउटेडली लाजवाब है। लेकिन ब्रिगेडियर मुखर्जी, हम लोग फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी की बात करते हैं, फील्ड मार्शल रोमेल की बात करते हैं, जनरल मैकार्थर की बात करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई अपने अपने देशों के लिए। लेकिन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, भारत के लिए जो उन्होंने किया, इस देश के लिए जो उन्होंने किया, हर बैटल में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 47 का आपने हल्का सा जिक्र किया, 62 में ही वॉज केप्ट आउट ऑफ ऑपरेशंस फॉर व्हाटएवर रीजंस जिक्र हुआ, 65, 71, उनके बारे में जितना कहा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, हो नहीं पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जितना उनके बारे में लिखना चाहिए था लिखा नहीं गया है एंड दर्शाया नहीं गया है। एंड जैसा गौरव कह रहा है कि सितांग रिवर के पास जब उसकी गोलियां लगी, सर्जन ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं ऑपरेट नहीं करूंगा। उनका जो सिख बड़ी था, उसने उसको कंधे पे ले जाके फिर बोला सर्जन को, तुमने करना है। एंड व्हाट ही सेड, क्या हुआ पूछा तो बोला खच्चर लगा। उसके बाद आप चलते हैं 47, कश्मीर इज व्हाट इट इज थैंक्स टू सैम मानेकशॉ। इसमें कोई शक नहीं होने चाहिए किसी के दिमाग में। After that, when he took over 4 Corps in 62, to the troops he said, and it completely shocked the chief and senior officers, because they asked him, Sam, what are you doing? I'm advancing. A situation when everything seemed to have been lost because of lack of preparation, lack of equipment, lack of training. But he says, I'm advancing. That is what he said, that nobody is going to go back. He says that is what will bring us back to life. Then if you come to 65 is war, and 71 war, obviously Indira Gandhi ji at that time thought we should get into Bangladesh quickly, sort out this refugee problem. And he flatly said, I'm not ready. If he had taken us in at that time in April, May, God help us, because itna कीचड़ होता, इतना नदियां पूरा भरा होता, we would have been really lost. He let us do everything on our own. He delegated and let every senior commander do his own. So even as a captain, we used to feel the thing
that this has come from Field Marshal Manekshaw, then General Manekshaw. और वो आपको इंस्पायर करती थी वो सारी स्टोरीज उस तरह की, और ये जैसा ब्रिगेडियर मुखर्जी ने बताया, मेघना आप ये दिखा भी पाई हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर वो विथस्टैंड करते थे, चाहे 62 हो या 71, चाहे कृष्ण मेनन रहे हो जिन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी खुलवा दी उनके खिलाफ, या 71 में इंदिरा गांधी को बोलना, बैक ऑफ उनकी कैबिनेट को बोलना। सो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ही वॉज अवर्स टू पॉलिटिशियंस, पर मैं कहती हूँ कि दैट इज नॉट वॉट हिज पर्सनैलिटी वॉज, दैट वॉज अ बाय प्रोडक्ट। उनकी पर्सनैलिटी ये थी कि उनकी डेडिकेशन और उनकी लॉयल्टी उनकी आर्मी और उनकी कंट्री की तरफ थी। उसकी वजह से एक बाय प्रोडक्ट होता था कि उनकी अवर्जन होती थी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस से। सो यू कैन से ही वॉज अवर्स टू पॉलिटिशियंस, he was just too dedicated and too loyal to his army and to his country. So for him it was army first. अब उसके रास्ते में कोई महाराजा आ जाए, पॉलिटिशियन आ जाए, फैमिली मेंबर आ जाए, he'll be averse to them also. Because his dedication was single-mindedly to his army and to his country. और ये आप दिखा भी पाए हैं अपने कैरेक्टर के जरिए। अब मैं फिर, मेरा तो मन करेगा कि पिक्चर देखने से पहले आप ही उस तरह से बताएं कि वो नेताओं को कैसे पीछे करते थे, लेकिन कैबिनेट में उन्होंने कह दिया था कि मैं त्यागपत्र दे दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, लेकिन मैं अभी अटैक नहीं करूंगा। जी जी, ये सारे किस्से जो डिस्कस हो रहे हैं वो हमने पिक्चराइज किए हैं फिल्म में, ऑल दीज इंपॉर्टेंट सीन्स। और एक पहलू हमारे आई थिंक टीजर में था, वेयर मिसेस गांधीज कैरेक्टर सेज कि एक सोल्जर की ड्यूटी है देश के लिए जान देना, एंड ही सेज आई बेग योर पार्डन मैडम, एक सोल्जर की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। सो दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट, सेइंग विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड नॉट इन अ वे कि दूसरे सामने वाले को वो बात चुभे, वो बात रजिस्टर होती थी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम उनके लिए एक सम्मान भी बढ़ता था कि हाँ, ये दिस क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वॉट मेड सैम सर स्टैंड अपार्ट ऑलवेज। आपने जब ये फिल्म की, आपने बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा, जिया उनको, आपने सैम मानेकशॉ को जिया है। आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की वजह से क्या आया? आई थिंक इट्स बीन द लर्निंग ऑफ मॉरल करेज। वो हमेशा यही बोलते थे, उनकी एक फेमस लाइन थी कि यू गिव मी अ मैन विद बेसिक कॉमन सेंस एंड डिसेंसी एंड यू कैन मेक अ लीडर आउट ऑफ हिम। So I went to Meghna with basic common sense and decency, and she made me a leader out of it. So I think that has been my biggest learning: his moral courage, clarity of thought, and also ownership of decisions. वो हमेशा यही कहते थे कि if you want to be a fool, do it quickly. Don't be in a limbo state कि अच्छा पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या चूज करें, क्या किस दिशा में जाएं। Choose it, take a decision, own the responsibility of that decision, and that courage gives me courage in my personal life कि जब भी ऐसे कुछ पड़ाव आता है, आप क्रॉस रोड पे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, I always remember it's almost like Sam sir speaking to me that take a decision and own that decision with all its pluses and minuses, and that has stayed with me forever. Brilliant. Meghna, Sam Bahadur was very particular about his nose. बहुत लंबी नाक थी उसकी। एक कहानी इंदिरा गांधी के साथ भी है, लेकिन इनकी क्या नाक में कोई परिवर्तन किया था अपने फिल्म के लिए? मुझे सर ये ना सिर्फ इंटरव्यूज में कहती है कि मैंने विकी को कास्ट किया है क्योंकि अच्छा एक्टर है, मुझे पता है सिर्फ नाक की वजह से कास्टिंग हुई है। नाक थोड़ी सी लंबी है मेरी भी, तो बच गया मैं। सो एक्चुअली हमने कोई भी प्रोस्थेटिक, वीएफएक्स किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। इनको सिर्फ लेंसेज दिए हैं इनकी आंखों का रंग बदलने के लिए, और अलग अलग मूछें दी हैं, बट बाकी इनकी खुद की शक्ल इन्हीं की है। वो सैम की तरह दिखते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सैम सर के अंदाज को, उनकी पर्सनैलिटी को अपने अंदर ढाल के अपनी आंखों से निकाला है। सो हिज आईज एंड हिज फेस हैव डन दैट, इट्स नॉट एनी एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट हैव डन दैट। और ये जो भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, सैम बहादुर वो ट्रूप्स के बीच में चले जाते थे, वो कभी जनरल्स के साथ नहीं रहते थे, यंग ऑफिसर्स के साथ। ब्रिगेडियर मुखर्जी जब किसी भी फॉर्मेशन में जाते थे,
लंगर में खाना खाते थे और ट्रूप्स के साथ जाके बैठते थे. यू एक्सपीरियंस दैट सर? यस, जब भी कहीं भी जाते थे उनका पहला काम था टू गेट टू द ट्रूप्स, गेट आउट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स क्लचेस एक्चुअली. So let the senior officers be on their own and then used to move, which is very nice. And I was reminded of this nose thing. हम कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में थे, हमारे कॉन्वोकेशन में सैम सर आए थे टू गिव द एड्रेस. ही वाज द चीफ गेस्ट एंड किसी ने सवाल पूछा उनसे, सर एसेंशियल्स क्या है जनरल बनने के लिए? तो उन्होंने बोला बाकी क्वालिटीज अलग है. एंड ही सेड थोड़ा उस तरफ देखना. एंड दैट ऑफिसर लुक्ड अवे एंड ही सेड तुम नहीं बन सकते हो. देन ही लुक्ड लाइक दिस. इसलिए लंबी नाक होना बहुत जरूरी है. अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर एंड जवानों के साथ इंटरैक्ट करना, यंग ऑफिसर्स के साथ इंटरैक्ट करना. और किस अंदाज में उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि यू कीप योर नोज आउट ऑफ माई अफेयर्स एंड आई विल कीप माई नोज आउट ऑफ योर्स. ये भी आपकी फिल्म में है. हाँ जी, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है हम पूरी स्क्रिप्ट खोल रहे हैं आपके सामने. ये सारे किस्से हमने फिल्म में दर्शाए हैं. एंड आई एम सो हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम कि हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खुशी है ना, ये हमने फील की है वाइल मेकिंग द फिल्म, कि अच्छा ये भी किस्सा है, ये भी किस्सा है. और जैसे मेघना ने कहा कि 2.5 घंटे में ये सारे किस्सों को साथ में स्टिच करना और एक कहानी का रूप देना और उसे ऑडियंस तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू मेघना गुलजार फॉर दैट, भवानी अय्यर एंड शांतनु, द राइटर्स ऑफ द फिल्म, जिन्होंने ये मुश्किल टास्क को मुमकिन बनाया है. सो ऑल दीज स्टोरीज, ऑल दीज फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट सैम सर आर देयर इन द फिल्म. आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस फिल्म को बनाने के दौरान और सैम के जीवन का? फिल्म की मेकिंग में मेरा फेवरेट मोमेंट वाज कि और आई थिंक ये मैं एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूंगा. आई थिंक ये शायद ही पहली बार इंडियन सिनेमा में हुआ होगा कि फिल्म की शूटिंग में आपको जब फ्रेम्स दिखेंगे जिसमें फौज खड़ी है, चाहे वो 100 लोग हों, चाहे 500 की फौज खड़ी है, वो रियल फौजीज हैं, वो एक्टर्स नहीं हैं, वो रियल फौजीज हैं. और अगर हमने फिल्म में दिखाया है कि ये ट्रूप आसाम रेजिमेंट से है और ये ट्रूप सिख रेजिमेंट से है और ये ट्रूप मराठा रेजिमेंट से है, वो बाकायदा उसी रेजिमेंट से बुलाए गए हैं. सो जय, तो उस फ्रेम में एक ही है जो फौजी नहीं है और वो था मैं. और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम इनके बॉस बनो और इनको ऑर्डर दो जो रियल फौजी हैं. तो मैं एक्शन से पहले डरा हुआ होता था. मैं तो पहले ही जाके अगर मुझे फलाने टाइम पे बुलाया, मैं 10-15 मिनट पहले जाके दोस्ती कर लेता था, क्योंकि तब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं उनको ऑर्डर दे सकूं. तो एक्शन और कट के बीच में तो मैं बिल्कुल रोबदार एक्टिंग कर देता था कि ये करो, डू दिस डू दैट. जैसे ही मेघना बोलती थी कट, तो मैं तो फौजी, सर सही किया ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मुझे आप करेक्ट कर देना. तो मैं भीगी बिल्ली की तरह बन जाता था. कहते थे नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, करो करो, ऑर्डर दो, हमें ऑर्डर दो. सो दे वर वेरी एनकरेजिंग, दे वर वेरी मोटिवेटिंग. एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी एज एन एक्टर, कि इस फिल्म के जरिए जितना मुझे हमारे देश के रियल हीरोज से मिलने का मौका मिला है, वो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगा. वो थोड़ा टाइम अप हो गया है, मेरे प्रश्न नहीं खत्म हुए हैं, तो ये सेशन हम ऑफ स्टेज भी करेंगे, आप लोगों से बातें भी हम लोग करते रहेंगे. लेकिन आप इस साहित्य के महामंच पर भारत के इतने बड़े स्ट्रैटेजिक मिलिट्री कमांडर की भूमिका में यहां आए, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद विकी. थैंक यू सो मच, थैंक यू. और एक मैं आप सबकी सहायता चाहूंगा. हमने फिल्म में तो ट्रिब्यूट देने की कोशिश की ही है. मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए हम यहां पर बैठे बैठे अगर सैम सर को ट्रिब्यूट दे सके. एंड इट्स वेरी सिंपल. मैं कहूंगा सैम और आपको चिल्लाना है. इफ यू कुड स्टैंड दैट विल बी परफेक्ट. इतना तो हम सैम सर के लिए कर सकते हैं. मैं कहूंगा सैम और आपको कहना है बहादुर. कैन वी डू दिस फॉर सैम सर? ओके, सो सैम बहादुर, सैम बहादुर, सैम बहादुर. जय हिंद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद.
अच्छा, एक सवाल बहुत सारे ऑडियंस से आया है, अगर ऑस्कर मिलेगा तो पहला थैंक्स किसको करेंगे? मेघना के लिए सवाल था या मेरे लिए? आपके लिए। मेरे लिए। मैं अगर ऑस्कर मिलेगा तो पहला थैंक्स तो मैं इंडिया को करूंगा। And that famous signature of yours, how's the Josh with this audience? करें? हाँ, तो दिल्ली वालों, how's the Josh? How's the Josh? How's the goddamn Josh? बहुत बहुत धन्यवाद and wish you all the best. बहुत बहुत Thank you, sir. शुभकामनाएं। Thank you so much. Thank you.